अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स क्लास 9th न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आ स्प्रिंग हैव स्प्रिंग कांस्टेंट के। एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से वर्टिकली अमूदी तौर पर लटका हुआ है। अ लोड ऑफ वेट एल, जबकि जो एल वेट है, एल वज़न उस स्प्रिंग से लटकाया गया। व्हेन हंग फ्रॉम द स्प्रिंग, स्प्रिंग से लटकाया जाता है। काजेज एन एक्सटेंशन एक्स, द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्प्रिंग इज नॉट एक्सीडेड। कहते हैं जी एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एक फिक्स पॉइंट से अमूदी तौर पर लटकाया गया है और उस पे एल मतलब वेट उस स्प्रिंग से लटकाया जाता है। उसमें जैसे ही लोड लटकाया जाता है उसमें एक्सटेंशन होती है, उस स्प्रिंग में इजाफा होता है, लेकिन उस स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रह के ये सम आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, कुछ एक जैसे स्प्रिंग, एक जैसे आइडेंटिकल स्प्रिंग, एक जैसे स्प्रिंग ईच विद स्प्रिंग कांस्टेंट के, जिनमें से हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, आर अरेंज्ड एज शोन बिलो, नीचे दिखाए गए मुख्तलिफ तरीक़ों से लटकाए गए हैं। तो फाइंड क्या करना है? फॉर ईच अरेंजमेंट कंप्लीट द टेबल बाय डिटरमाइनिंग। ये अरेंजमेंट के लिए ये जो टेबल है इसको मुकम्मल करें और मालूम करें टोटल एक्सटेंशन इन द टर्म ऑफ एक्स द स्प्रिंग कांस्टेंट और मजमूई स्प्रिंग कांस्टेंट को। इन स्प्रिंग को लटकाया गया है और ये फिक्स है, एक यहाँ पे देखें फिक्स पॉइंट से फिक्स है और नीचे क्या है जी, यहाँ पे लोड है। अब देखें वेट नीचे की तरफ पुल कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है इन स्प्रिंग्स को। ये जो पुल, ये जो खिंचाव है, ये अब ये स्प्रिंग नंबर 2 है, ये स्प्रिंग नंबर 1 है। ये स्प्रिंग नंबर 2 को नीचे खींचता है। स्प्रिंग नंबर 2 का जो पुल है ये स्प्रिंग नंबर 1 तक जाएगा। ये लोड स्प्रिंग नंबर 2 को खींचेगा, फिर यही जो है स्प्रिंग नंबर 2 ये स्प्रिंग नंबर 1 को खींचेगा। स्प्रिंग 1 का पुल इस फिक्स पॉइंट तक जाता है। तो वेट का ये जो वेट है इसकी पूरी फोर्स इन दोनों स्प्रिंग से पास होती है। तो बच्चों यहाँ पे 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स दिए गए थे, मतलब आइडेंटिकल का मतलब होता है दोनों स्प्रिंग सेम टाइप के हैं, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। तो टोटल एक्सटेंशन देखते हैं। इन सीरीज अरेंजमेंट एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग एड टुगेदर, ये सीरीज अरेंजमेंट में एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ईच स्प्रिंग एक्सटेंड बाय एक्स। अब जितना अभी बेटा आपको बताया था, ये जो लोड है ये इसको पुल करेगा, इसमें जितनी एक्सटेंशन आएगी उतनी ही एक्सटेंशन इस स्प्रिंग में आएगी। क्यों? ये सीरीज़ में अरेंज हैं। तो ईच स्प्रिंग एक्सटेंड बाय एक्स, तो ये जितना ये एक्सटेंड करेगा, इसने एक्सटेंड किया एक्स तो इसने भी एक्सटेंड किया एक्स, तो इसलिए हम कहते हैं जी टोटल एक्सटेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे एक्सटेंशन 2x है, मतलब ज़्यादा है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, कम होगा। क्योंकि बेटा फार्मूला है F इज इक्वल टू के एक्स। अगर x को देखा जाए तो ये जो है इस k के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर x ज़्यादा है तो ये k कम होगा। तो यहाँ पे एक्सटेंशन देखें ज़्यादा है, क्योंकि ये जो लोड है ये इस स्प्रिंग को जितनी फोर्स से खींच रहा है नीचे, उतने ही फोर्स इस स्प्रिंग पर भी लगेगी, उतना ही खिंचाव इस स्प्रिंग में भी आएगा। तो एक्सटेंशन x प्लस एक्स 2x हो गई, तो मतलब इसमें k जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप अब बॉक्स बना हुआ है, आपने बॉक्स को फिल करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ द अरेंजमेंट, तो स्प्रिंग यहाँ पे एक्सटेंशन क्या थी जी, सीरीज़ में हमारे पास 2x,
तो यहाँ पे के जो है वो डिक्रीज़ होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज़ आपको अभी बताया था बेटा कि अगर एक्स जो है वो इंक्रीज़ है तो के जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज़, भाई फार्मूला क्या लगता है फॉर स्प्रिंग इन सीरीज़। अगर स्प्रिंग सीरीज़ में है तो फिर के लिए कौन सा फार्मूला है जी, 1/k इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। बेटा अभी आपको बताया था यहाँ पे दोनों एक जैसे स्प्रिंग हैं, तो दोनों स्प्रिंग सेम टाइप की हैं तो दोनों की स्ट्रेंथ भी सेम होगी। जब दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो इसका मतलब K1 और K2 दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो दोनों किसकी इक्वल आ जाएंगी, के। तो यहाँ हम K1 और K2 की जगह क्या लिख सकते हैं, K और K। आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे K एक दफ़ा आ जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, K इक्विवेलेंट। तो आपने ये फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल लें कि ये अगर ऊपर जाएगा K इक्विवेलेंट ओवर 1 तो यहाँ से K ओवर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, K ओवर 2 हो जाएगा। स्प्रिंग अब यहाँ पे क्या है, पैरेलल, और पैरेलल अरेंजमेंट में जो लोड है, ये जो लोड है बेटा यहाँ पे अगर ये लोड है जी 10 न्यूटन तो जी 5 न्यूटन जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और 5 न्यूटन यहाँ पे। ये जो पैरेलल अरेंजमेंट होती है इसमें लोड जो है वो शेयर्ड हो जाता है इन स्प्रिंग में। तो भाई यहाँ पे सीरीज़ में क्या था कि ये जो लोड है जितना इस पे लग रहा है उतना ही इस पे लगेगा, क्योंकि इसने इसको जितना पुल किया उतना ही इस स्प्रिंग नंबर 2 ने स्प्रिंग नंबर 1 को पुल किया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोड है ये अब डिवाइड हो जाएगा 5 यहाँ पे तो 5 यहाँ पे। तो अब जब लोड डिवाइड हो रहा है तो हर स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड होगा हाफ। तो x/2 क्योंकि यहाँ पे लोड क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे लोड डिवाइड हो गया है। अगर 10 था तो 5 इधर 5 इधर, तो एक्सटेंशन भी क्या है, हाफ। इन पैरेलल अरेंजमेंट में द लोड इज़ शेयर्ड बाय स्प्रिंग, लोड जो है वो शेयर्ड हो जाते हैं स्प्रिंग में। तो ईच स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होगा x/2, इस वजह से टोटल एक्सटेंशन आएगी x/2 + x/2। ये हो जाएगा बेटा आपके पास, ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 और ऊपर आ जाएगा 2x, तो 2 से कैंसिल और आपके पास क्या आ गया, ओनली x। और जब स्प्रिंग अरेंज थे सीरीज़ में तो हमारे पास टोटल एक्सटेंशन 2x आई थी। अब हमारे पास एक्सटेंशन क्या आ गई, x, क्योंकि स्प्रिंग अब किस में है जी, पैरेलल हैं। अगर अब एक्सटेंशन कम आ रही है इसका मतलब जो k है वो इंक्रीज़ होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज़ होगा। और फार्मूला होता है जी फॉर स्प्रिंग इन पैरेलल सीरीज़ में 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। और यहाँ पे पैरेलल के लिए क्या फार्मूला है, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। तो भाई k1 प्लस ये जो k1 है ये भी किसके इक्वल है, k, और k2 भी k। क्यों दोनों की जगह k लिखा, क्योंकि जो दोनों स्प्रिंग हैं वो आइडेंटिकल हैं, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट k ही है। तो यहाँ पे हमारे पास k + k कितना आ जाएगा, 2k। तो जब स्प्रिंग सीरीज़ में थे एक्सटेंशन 2x आई और k जो है वो k/2 आया। जब स्प्रिंग पैरेलल में थे एक्सटेंशन जो है वो x और k जो है वो इंक्रीज़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन, वाई। स्प्रिंग लोहे की बजाय स्टील के क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर बताना है जी। तो आंसर बच्चों यहाँ से लिखें, स्टील हैज़ अ हायर इलास्टिक लिमिट देन आयरन। स्टील की लचक की हद होती है, इलास्टिक लिमिट वो ज़्यादा होती है लोहे से। सो इट कैन बी स्ट्रेच्ड मोर एंड स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। इसलिए ये ज़्यादा खींचा जा सकता है और कुव्वत हटने पर दोबारा अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है। व्हेन द फोर्स इज़ रिमूव्ड, जब
वहाँ से कुव्वत हटाई जाए तो फिर ये अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है। दैट इज़ वाई, इस वजह से स्प्रिंग आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन, इस वजह से स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं। अब स्प्रिंग का काम होता है कि फोर्स लगाने पर शेप चेंज करना और फोर्स हटाने पर वापस ओरिजिनल शेप में आ जाना। अगर स्प्रिंग अपनी शेप में वापस ना आए तो वो बेकार हो जाता है। आयरन की इलास्टिक लिमिट कम होती है, इसलिए अगर उसे ज़्यादा खींचा जाए तो परमानेंटली बेंड हो जाता है, और स्टील की जो इलास्टिक लिमिट है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो बार बार कंप्रेस और स्ट्रेच होने के बावजूद डैमेज नहीं होता। इस वजह से पेन स्प्रिंग और मशीन्स के स्प्रिंग हमेशा स्टील के बनते हैं, आयरन के नहीं। ये आंसर है इसका नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ मोर इलास्टिक। भाई नीचे जो दर्ज झैल मटीरियल दिए गए हैं इनमें ज़्यादा लचक वाले कौन हैं, आयरन या रबड़, ए पार्ट, और बी में पूछ रहा है हवा या पानी। तो आयरन या रबड़ में, आयरन इज़ मोर इलास्टिक देन रबड़, और एयर एंड वाटर में वाटर इज़ मोर इलास्टिक देन एयर। भाई आम तौर पर बच्चे यही समझते हैं कि रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है क्योंकि वो ज़्यादा उसको हम खींच सकते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि जो चीज़ फोर्स हटाने के बाद जल्द ही अपनी असली शक्ल में वापस आ जाए वो इलास्टिक कहलाती है। फ़िज़िक्स में इस चीज़ को कहते हैं। खिंचाव आता है लेकिन फ़ौरन अपनी असली हालत में वो वापस आ जाता है। अब रबड़ में खिंचाव तो ज़्यादा होता है लेकिन वापस आने में काफ़ी वक्त लेता है। हम कहते हैं जी लोहा जो है वो रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक है। अब एयर एंड वाटर में पानी हवा के मुकाबले में ज़्यादा लचकदार है। क्यों? इलास्टिसिटी का ताल्लुक कंप्रेसिबिलिटी से भी होता है। बच्चों फ़िज़िक्स में इलास्टिसिटी उसको कहेंगे, इलास्टिक उसको कहेंगे जो मादा बहुत ज़्यादा कम दबे, कम कंप्रेसिबिलिटी हो, तो हम कहते हैं कि वो मोर इलास्टिक है। तो जो पानी है वो कम कंप्रेसिबल है और जो एयर है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। इस वजह से हम कहते हैं कि पानी हवा से ज़्यादा इलास्टिक है। आयरन या रबड़, आयरन इज़ मोर इलास्टिक देन रबड़। आयरन जो है लोहा रबड़ के मुकाबले में ज़्यादा लचकदार है। बिकॉज आयरन क्विकली कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप वाइल रबड़ स्ट्रेच अ लॉट। लोहा जल्द अपनी शक्ल में वापस आ जाता है जबकि रबड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। एयर या वाटर में देखते हैं जी, वाटर इज़ मोर इलास्टिक देन एयर। पानी हवा के मुकाबले में ज़्यादा लचकदार है क्योंकि इट इज़ लेस कंप्रेसिबल देन द एयर, क्योंकि ये हवा के मुकाबले में कम कंप्रेस होता है। और ये समझ लें फ़िज़िक्स में ज़्यादा इलास्टिक किसको कहेंगे, जो कम कंप्रेसिबल होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट दुरुस्त है कि वाटर इज़ मोर इलास्टिक देन एयर। हाउ डज वाटर प्रेशर 1 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ स्विमिंग पूल कंपेयर टू वाटर प्रेशर 1 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ वेरी लार्ज एंड डीप लेक। स्विमिंग पूल की सतह से 1 मीटर नीचे पानी का दबाव एक बहुत बड़ी और गहरी झील की सतह से 1 मीटर नीचे पानी के दबाव का आपस में मुआवजा करें। सवाल में वो पूछ रहा है कि एक ही गहराई पर दबाव जगह के साइज़ पर डिपेंड करता है या नहीं। द वाटर प्रेशर विल बी सेम इन बोथ केसेस बिकॉज प्रेशर डिपेंड ओनली ऑन डेप्थ। भाई अगर सतह से 1 मीटर नीचे पानी का दबाव तालाब में और गहरे झील में, वो क्या होता है जी, दोनों केसेस में सेम होता है। क्यों? कि प्रेशर जो है दबाव वो डिपेंड करता है ओनली ऑन डेप्थ, गहराई पर, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। पानी का दबाव सिर्फ इस बात पर है कि आप पानी की सतह से कितने मीटर नीचे हैं, चाहे आप तालाब में हैं या बहुत बड़ी झील में है। अगर आप 1 मीटर नीचे हैं तो आपके ऊपर पानी की मिकदार और वज़न एक ही है। यहाँ से लिखें, वही आंसर है। द वाटर प्रेशर 1 मीटर बिलो द सरफेस इज़ द सेम इन आ स्विमिंग पूल एंड आ डीप लेक। यहाँ से सारा क्वेश्चन है कि सतह से 1 मीटर नीचे पानी का दबाव तालाब में और गहरे झील में एक जैसा होता है। बिकॉज क्योंकि प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन डेप्थ,
प्रेशर का इन्हिसार सिर्फ गहराई पर होता है, नॉट द साइज़ ऑफ द वाटर बॉडी, ना ही कि पानी की हुजम या उसकी जिसामत पर नहीं होता। मतलब ये है बच्चों कि अगर आप हाथ पानी में सिर्फ 1 मीटर नीचे डालते हैं तो हाथ पर पानी का दबाव तालाब में और झील में आपको बराबर महसूस होगा। प्रेशर का ताल्लुक गहराई से होता है, चाहे आप तालाब में हो या बहुत बड़ी झील में। 1 मीटर नीचे हैं तो आपके ऊपर पानी की मिकदार और वज़न एक ही है। वाट विल हैपन टू द प्रेशर इन ऑल पार्ट्स ऑफ confined liquid if pressure is increased in one part? Give an example from your daily life where such principle is applied. अगर confined liquid कहते हैं बंद माया, अगर किसी बंद माया के किसी एक हिस्से पर प्रेशर बढ़ाया जाए तो उस माया के तमाम हिस्सों में दबाव के साथ क्या होगा? गिव एन एग्जाम्पल। तो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी से इस असूल की एक मिसाल दें। पास्कल के कानून के मुताबिक प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड विदाउट लॉस। भाई पास्कल के कानून के मुताबिक अगर आप किसी बंद माया के किसी एक पॉइंट पर प्रेशर लगा रहे हैं तो वो इक्वल ही ट्रांसफ़र होगा ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड विदाउट लॉस, बगैर लॉस हुए। ये है जी हाइड्रोलिक ब्रेक्स। क्या हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के कानून पर ही काम करता है। देखें, ब्रेक पैडल जैसे ही दबाते हैं तो प्रेशर माया के ज़रिए बराबर तौर पर तमाम पहियों तक पहुंचता है, ना ही एक पहिए तक, और ज़्यादा ज़ोर पैदा करके वो गाड़ी फ़ौरन ही रुक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बंद माया है और उस पर एक साइड इसके एक पॉइंट पर प्रेशर लगाया जाए तो जो प्रेशर है वो उस लिक्विड में ऑल पार्ट्स पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। ये है जी क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ सम एयर रिमेन्स ट्रैप्ड विद इन द टॉप ऑफ द मर्करी कॉलम ऑफ द बैरोमीटर विच इज़ सपोज टू बी वैक्यूम, हाउ वुड इट अफेक्ट द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम। अगर बैरोमीटर में मरकरी के कॉलम के ऊपर जहाँ वैक्यूम होना चाहिए वहाँ कुछ हवा ट्रैप हो गई, फंस गई है, तो मरकरी के कॉलम की ऊंचाई पर क्या असर पड़ेगा? ये दोनों यहाँ से लिखें। इफ़ एयर इज़ ट्रैप्ड एट द टॉप ऑफ द बैरोमीटर, अगर मरकरी के बैरोमीटर के ऊपर कुछ हवा फंस जाए, इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द मरकरी, तो मरकरी पर दबाव डालती है। सो द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम डिक्रीजेज, इसलिए मरकरी का कॉलम की ऊंचाई कम हो जाती है। देखें बच्चों, बैरोमीटर में आम तौर पर ऊपर वाली जगह वैक्यूम होती है, खाली जगह होती है। वैक्यूम में कोई हवा नहीं होती। मरकरी सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही ऊपर को उठता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तो वो मरकरी कॉलम जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब जहाँ पे ऊपर से वैक्यूम है, खाली जगह है, जहाँ पे कोई हवा नहीं, अगर वहाँ एयर ट्रैप हो जाए तो वो एयर जो है वो ऊपर से दबाव लगाएगी मरकरी पे, तो जो मरकरी कॉलम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हवा मरकरी पर नीचे की तरफ दबाव डालेगी। मरकरी अब उतना ऊंचा नहीं उठ पाता क्योंकि अब ऊपर से भी दबाव मौजूद है, तो लिहाजा मरकरी की ऊंचाई कम हो जाती है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लॉन्ग नेक, ये देखें लंबी गर्दन। हाउ डज द लॉन्ग नेक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू अ जिराफा वाइल रेजिंग इट्स नेक सडनली। जिराफा जब अपनी लंबी गर्दन ऊपर उठाता है तो उसकी लंबी गर्दन उसके लिए मसला क्यों नहीं करती? ये जिराफे के ख़ास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ये सवाल पूछ रहा है जी। भाई अचानक से जब जिराफा अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है तो उसे मसला क्यों नहीं होता, भाई उसे चक्कर क्यों नहीं आते? तो एवरेज स्टूडेंट्स इसका आंसर यहाँ से लिखें। आज जिराफा डज नॉट फेस एनी प्रॉब्लम while raising its neck suddenly because its arteries are highly elastic। जिराफे को कोई मसला नहीं होता while raising its neck suddenly, जब वो अचानक से
नेक गर्दन अपनी ऊपर को उठाता है क्योंकि इट्स आर्टरीज, उसकी जो आर्टरीज हैं आर हाईली इलास्टिक, उसकी जो आर्टरीज हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। देखें ज़राफ़ा जब अचानक गर्दन उठाता है तो ब्लड प्रेशर बहुत चेंज हो जाता है। बच्चों अगर आर्टरीज इलास्टिक ना हो तो ब्रेन को नुकसान हो सकता है, वो बेहोश भी हो सकता है। लेकिन ज़राफ़े की आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती हैं, वो प्रेशर को एडजस्ट कर लेती हैं, इसलिए ज़राफ़ा सेफली गर्दन उठा लेता है। ज़राफ़ा हैव स्पेशल ब्लड वेसल्स एंड वाल्व्स दैट कंट्रोल ब्लड फ्लो टू दी ब्रेन। ज़राफ़े के दिमाग तक खून के बहाव को कंट्रोल करने वाले ख़ास खून की नालियाँ और वाल्व की वजह से रेजिंग देयर लॉन्ग नेक सडनली डज नॉट हार्म देम। लंबी गर्दन अचानक उठाने से उससे कोई नुकसान नहीं होता। एक जाल नुमा खून की नालियाँ होती हैं ख़ास स्पेशल, जो खून के दबाव को संभालती हैं और अचानक तब्दीली से बचाती हैं। अब वाल्व्स वाली रगें क्या करती हैं, खून को बहुत तेज़ रफ्तारी से वापस दिल की तरफ जाने से रोकती हैं। और जो इलास्टिक असल जो इसकी मेन आंसर है कि आर्टरीज़ जो हैं वो हाईली इलास्टिक होती हैं, तो दबाव को वो जज़ब करके दिमाग को महफूज रखती हैं। लचकदार जो इसकी शरेयानें होती हैं, अब ये सब खसूसियात मिलकर खून के दबाव को मुस्तहकम रखती हैं, इसलिए ज़राफ़ा अपनी लंबी गर्दन अचानक उठा सकता है या नीचे कर सकता है बग़ैर नुकसान के। नंबर 8 देखते हैं। द एंड ऑफ गिलास ट्यूब यूज्ड इन अ सिंपल बैरोमीटर इज़ नॉट प्रॉपरली सील्ड, सम लीक इज़ प्रेजेंट, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट। सादा बैरोमीटर में इस्तेमाल होने वाली शीशे की जो नली है उसका जो एंड पॉइंट है, अगर वो सही तौर पर बंद ना हो और उसमें कोई लीकेज हो तो उस पर क्या असर होगा। इफ़ द एंड ऑफ द गिलास ट्यूब इन अ सिंपल बैरोमीटर हैज़ अ लीक, यहाँ तक क्वेश्चन ही है, अगर सादा बैरोमीटर के शीशे की नली के एंड पर कोई सुराख है, लीक है, तो एयर विल इंटर, इंटर द ट्यूब, हवा उस ट्यूब में दाखिल हो जाएगी। सो द मर्करी कॉलम फॉल्स बिलो द नॉर्मल हाइट, इससे मर्करी का कॉलम अपने मामूल की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। एज अ रिजल्ट द बैरोमीटर विल गिव एन इनएक्यूरेट रीडिंग, इससे नतीजतन बैरोमीटर गलत पैमाइश देगा किसकी, ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की गलत पैमाइश देगा। देखिए सादा बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर में शीशे की जो ट्यूब है उसके ऊपर वैक्यूम होता है। ये वैक्यूम कॉलम मरकरी के कॉलम को ऊपर सहारा देता है। अगर ट्यूब में सुराख हो जाए तो हवा अंदर दाखिल हो जाएगी, जैसे ही हवा अंदर दाखिल हो जाएगी तो वैक्यूम ख़त्म हो जाता है और वो जो हवा है वो उस मरकरी पर ऊपर से नीचे दबाव डालेगी। इस दबाव की वजह से मरकरी का कॉलम नीचे आ जाता है और बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सही नहीं दिखाता। ये आंसर है। एवरेज स्टूडेंट्स इसी का आंसर यहाँ से लिखें कि इफ़ द बैरोमीटर ट्यूब इज़ नॉट सील्ड, अगर बैरोमीटर ट्यूब जो है वो सील नहीं है प्रॉपरली, मरकरी विल लीक, तो मरकरी वहाँ से क्या हो जाएगा जी, लीक हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। एंड द बैरोमीटर गिव इनकरेक्ट रीडिंग, तो वहाँ पे जो बैरोमीटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग गलत देगा। देखें बैरोमीटर में ट्यूब का बिल्कुल सील होना ज़रूरी है। अगर वो लीक है तो मरकरी बाहर निकल जाएगा, कॉलम की हाइट कम हो जाएगी, प्रेशर सही से मेजर नहीं होता, इसलिए बैरोमीटर फिर रिलायबल नहीं रहता, काबिल भरोसा नहीं रहता। इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, तबसरा करें जी इस बयान पर। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, तबसरा करें। डेंसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दैट मटेरियल। इस बयान पर तबसरा करें। डेंसिटी मादे की खासियत होती है, उस ऑब्जेक्ट की नहीं जो उस मादे से बनी हुई हो। ये पूछ रहा है कि डेंसिटी साइज़ या शेप पर डिपेंड क्यों नहीं करती बल्कि मादे पर करती है। तो ये हम देखते हैं जी इसका आंसर। अगर वो स्मॉल पीस है, आयरन का ही है
और अगर वो लार्ज ब्लॉक है, आयरन का ही है, तो उनकी डेंसिटी सेम ही होगी, क्योंकि वो कहते हैं साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, शेप कोई भी हो, डेंसिटी सेम ही रहती है। दोनों की डेंसिटी सेम है क्योंकि दोनों में मटेरियल सेम है। तो डेंसिटी जो है वो एक शनाख्ती अलामत होती है जो कि बताती है कि चीज़ किस मादे से बनी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। तो ये जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। डेंसिटी डिपेंड ऑन मटेरियल इटसेल्फ, नॉट ऑन द साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेंसिटी एक शनाख्ती अलामत है जो बताती है कि चीज़ किस मादे से बनी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ कितनी बड़ी है, उसका क्या साइज़ है, उसकी क्या शेप है। A small piece of iron and a large iron block have the same density। अब भाई आयरन का टुकड़ा छोटा और आयरन का ब्लॉक दोनों की डेंसिटी सेम है। अब डेंसिटी आयरन की एक फितरती तौर पर खसूसियत है। चाहे आप बेटा लोहे का एक छोटा टुकड़ा लें या एक ब्लॉक लें, हर टुकड़े का मटेरियल एक जैसा ही रहता है। के तौर पर इसको ऐसे समझें कि अगर आप एक गिलास दूध लें और एक जग दूध लें, दोनों में दूध की डेंसिटी एक जैसी होगी क्योंकि मटेरियल एक ही है। इस तरह लोहे का छोटा टुकड़ा लें या बड़ा टुकड़ा लें तो डेंसिटी बराबर ही होती है। तो डेंसिटी डिपेंड करती है ऑन द मटेरियल इटसेल्फ, नॉट ऑन द साइज, कि वो जो चीज़ है वो किस मटेरियल से बनी है। ये नहीं देखा जाता कि उनमें साइज़ क्या है उनका या शेप क्या है। हाउ द लोड ऑफ अ लार्ज स्ट्रक्चर इज़ एस्टिमेटेड बाय एन इंजीनियर। एक इंजीनियर किसी बड़ी इमारत या ढांचे मतलब स्ट्रक्चर का लोड किस तरह अंदाज़ा करता है। तो इंजीनियर जब किसी बड़ी इमारत या पुल का लोड मालूम करना चाहता है, उसे ये जानना ज़रूरी होता है बच्चों कि वो किस मटेरियल से बनी है। हर मादे की अपनी डेंसिटी होती है, तो वो डेंसिटी हमें बताती है कि वो जो मादा है कितना भारी है। उसके बाद इंजीनियर उस इमारत या उस पुल का वॉल्यूम मालूम करता है, यानी उसने कितनी जगह घेरी हुई है। फिर इंजीनियर क्या करता है कि उस डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देता है उस वॉल्यूम के साथ, जिससे उससे ढांचे का कुल वज़न मालूम हो जाता है। अगर मादे की डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो तो वज़न भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से इंजीनियर अंदाज़ा लगाता है बच्चों कि ढांचा कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है और ये महफूज है या नहीं है। तो ये किस तरह होगा, इंजीनियर एस्टिमेट द लोड ऑफ अ लार्ज स्ट्रक्चर। इंजीनियर किसी बड़ी इमारत या ढांचे का लोड इसका अंदाज़ा इस तरह लगाता है कि वो क्या करता है, बाय मल्टीप्लाइंग द डेंसिटी ऑफ मटीरियल, उस डेंसिटी को, उस मटेरियल की डेंसिटी को, कि वो जो पुल है या जो चीज़ जिसको भी चेक कर रहा है कि वो किस मटेरियल से बना है, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल विद वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देगा वॉल्यूम के साथ, जिससे उससे ढांचे का कुल लोड मालूम हो जाता है। एज डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। अगर आपके पास एक लोहे का ब्लॉक है तो इंजीनियर इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए उसका वज़न कितना होगा, वो लोहे की डेंसिटी को उस ब्लॉक के साइज़ वॉल्यूम से ज़रब दे देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये है हमारे पास आंसर लिखा हुआ, एज डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। इसका मतलब है कि किसी भी मटेरियल की डेंसिटी उसके वज़न के मुतनासिब होती है। अब इसका मतलब क्या है, अगर दो मटेरियल्स का वॉल्यूम एक जैसा है तो जिस मटेरियल का वज़न ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इसका ये मतलब है। मिसाल के तौर पे डेली एग्जांपल में हम कहते हैं जी एक ही साइज़ की अगर लकड़ी लें और उतने ही साइज़ का लोहा लें, अब लकड़ी का वज़न कम, डेंसिटी कम, लोहे का वज़न ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा। इस बात का मतलब ये है कि जब वॉल्यूम एक जैसा हो तो वज़न बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को हमारे आज के क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक
ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।